Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. Today we are going to discuss the current affairs for 6th of April 2019. तो डिस्कशन शुरू करें उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए. इनका आंसर करिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में. तो सबसे पहला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IREDA which of the following statements is oblique are correct. First statement is it is a public limited government company. सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. ठीक है, तो आप लोगों को बताना है इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है. एंड ऑप्शंस आर 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 और 2. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. दूसरा क्वेश्चन है with reference to an organization known as BirdLife International, which of the following statements is oblique or are correct? It is a global partnership of conservation organizations. The concept of biodiversity hotspots originated from this organization. Third statement is it identifies the sites known oblique referred to as important bird and biodiversity areas. आपको बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है. ठीक है, ऑप्शंस आर 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3. Last question for the day is Turkey is located between Black Sea and Caspian Sea, Black Sea and Mediterranean Sea, Gulf of Suez and Mediterranean Sea, Gulf of Aqaba and Dead Sea. ठीक है, तो आप लोग इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर करिएगा. अब हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं. आज का जो सबसे पहली न्यूज़ थी वो थी पाकिस्तान ओपन्स द रूट फॉर फ्लाइट्स आउट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये जो फ्लाइट्स का रूट था वो बंद कर दिया गया था आफ्टर एयर स्ट्राइक्स एट बालाकोट. ठीक है, तो इसको बंद कर दिया गया था. एंड क्लोजर ऑफ एयर स्पेस वॉज कॉजिंग फाइनेंशियल लॉसेस टू वेस्ट बाउंड फ्लाइट्स. ठीक है, तो इसके कारण जो है वो नुकसान हो रहा था. वो फ्लाइट्स जो यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ जा रही थी उनका जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है, दैट हैज इंक्रीज. सो दिस न्यूज़ यू कैन यूज वाइल राइटिंग इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस इन योर मेंस आंसर. ठीक है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट होता है तो ये भी एक पॉइंट डाल सकते हैं. दिस शुड शो योर कॉम्प्रिहेंसिवनेस. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आप इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो फ्लाइट्स को, एयरलाइंस को भी कॉमर्शियल लॉस उठाना पड़ सकता है. और इसके अलावा जो अफगानिस्तान से दोज पीपल हु वर ट्रेवलिंग फ्रॉम अफगानिस्तान टू इंडिया फॉर मेडिकल पर्पजेज दे वर ऑल्सो हैव टू फेस अ लार्ज नंबर ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस. ठीक है, तो ये भी एक लॉस था. ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा. पहली न्यूज़ थी पाकिस्तान ओपन्स अ रूट फॉर फ्लाइट्स आउट ऑफ इंडिया, जो कि बंद कर दी गई थी बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद. अब पाकिस्तान ने एयर स्पेस वापस से खोल दिया है प्राइवेट फ्लाइट्स के लिए. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. इसके बाद हम लोग यहाँ पे कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, सारी की सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है. आप मेरे साथ मूव करते रहिए. अब यहाँ पे आ जाते हैं सुमित्रा महाजन आउट ऑफ द फ्रे. ठीक है, तो हम लोग सुमित्रा महाजन के बारे में देख लेते हैं कि सुमित्रा महाजन कौन है. शी इज द सेकेंड वुमेन स्पीकर ऑफ इंडियन लोकसभा. ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ इंडियन लोकसभा. ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा. इसके अलावा सुमित्रा महाजन होल्ड द लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर विनिंग 8 इलेक्शंस ऑन द सेम पार्टी टिकट. ठीक है, तो सी हैज रिप्रेजेंटेड इंदौर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर 8 टाइम्स सिंस 1989 एंड शी हैज वन ऑल द 8 लोकसभा इलेक्शन विच वर हेल्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा सुमित्रा महाजन जी के बारे में. एंड शी हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द इलेक्शंस. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. ठीक, सुमित्रा महाजन के बारे में. इसके बाद यहाँ पे एक फोक सिंगर हैं, कबीर सिंगर, प्रहलाद सिंह टिपनिया. ठीक है, ही इज फेमस फोक सिंगर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड ही इज फेमस फॉर कबीर भजन्स. ठीक है, तो प्रहलाद सिंह टिपनिया काहे के लिए फेमस हैं? ही इज फेमस फॉर हिज कबीर भजन्स एंड ही हैज बीन अवॉर्डेड विद पद्मश्री. और ये न्यूज़ में क्यों थे? बिकॉज ही इज कंटेस्टिंग लोकसभा इलेक्शंस ऑन कांग्रेस टिकट फ्रॉम देवास कॉन्स्टिट्यूएंसी. ठीक है, तो देवास मध्य प्रदेश में एक जगह है जहां से ये कंटेस्ट कर रहे हैं. एंड इनका नाम क्या है? प्रहलाद सिंह टिपनिया. एंड वी आर डिस्कसिंग हिम बिकॉज ही इज फेमस फोक सिंगर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड ही इज फेमस फॉर हिज कबीर भजन्स. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा प्रहलाद सिंह टिपनिया के बारे में. अब आ जाइए दूसरे पेज नंबर में. यहाँ पे 25 लाख मोर टू गेट बेनिफिट अंडर स्कीम फॉर फार्मर्स. तो किस स्कीम की बात हो रही है यहाँ पे कालिया स्कीम की बात हो रही है. ठीक है, तो कालिया स्कीम का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं. कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन स्कीम. ठीक है, एक बार फिर से बोल देता हूँ. कालिया स्कीम कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन स्कीम. ये स्कीम है उड़ीसा गवर्नमेंट की. ठीक है, एंड उड़ीसा में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा दोनों के लिए.
ठीक है। तो अभी चीफ मिनिस्टर ने वहां के बोला है कि व्हेन इलेक्शंस विल बी ओवर देन 25 लाख मोर पीपल विल बी बेनिफिटेड अंडर दिस स्कीम, ठीक है। तो ऐसा ये अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कालिया स्कीम हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कालिया स्कीम से ही मिलती जुलती एक सेंटर में स्कीम लॉन्च हुई है, प्रधानमंत्री किसान स्कीम, जिसकी खूब चर्चा हो रही है, ठीक है। तो नाउ वी विल सी समथिंग अबाउट कालिया स्कीम की ये है स्कीम क्या। Kalia scheme of Odisha government offers a direct cash transfer of 5,000 rupees for a farm family over 5 seasons along with other benefits, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस स्कीम के अंदर 5,000 रुपए हर फार्म फैमिली को हर सीजन में 5 सीजन के ऊपर दिए जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे एजुकेशन और हेल्थ, जो फार्मर्स के बच्चे हैं उनकी एजुकेशन फ्री की जाएगी, ये सारे भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। अब इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन है देख लेते हैं हम लोग। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, उसके अलावा लैंडलेस एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड, वल्नरेबल एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड शेयर क्रॉपर्स अब्लिक एक्चुअल कल्टिवेटर्स, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिशियरीज हैं कालिया स्कीम के अंडर। अगर आप पीएम किसान स्कीम से इसको कंपेयर करेंगे तो पीएम किसान स्कीम में सिर्फ और सिर्फ वो लोग बेनिफिशियरी हैं जिनके पास लैंड है, लेकिन कालिया स्कीम में वो लोग भी हैं जिनके पास लैंड नहीं है, या जो शेयर क्रॉपर हैं, या जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स हैं, उन सभी लोगों को कालिया स्कीम का फायदा दिया जाएगा, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स क्या होता है, ठीक है। अ स्मॉल फार्मर इज अ कल्टीवेटर हु ओन्स 2.5 एकर्स टू 5 एकर्स ऑफ एरेबल लैंड, ठीक है। तो उसको स्मॉल फार्मर बोला जाता है जिसके पास 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक लैंड होती है। एंड मार्जिनल फार्मर इज द वन हु ओन्स लेस देन 2.5 एकर्स ऑफ एरेबल लैंड, ठीक है। तो अगर आपके पास 2.5 एकड़ से कम जमीन है तो आप मार्जिनल फार्मर है, अगर 2.5 से 5 एकड़ तक जमीन है तो आप जो है स्मॉल फार्मर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये हमने देख लिया है कि कालिया स्कीम में किसको कितना असिस्टेंस मिलेगा, 5,000 रुपीज पर फार्म फैमिली स्प्रेड ओवर 5 सीजन्स, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा 25,000 रुपीज पर फार्म फैमिली, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कालिया स्कीम के बारे में, ठीक। तो ये डिस्कशन हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे कोंध लीडर्स, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब हम लोग और आगे आ जाते हैं। आप लोग आ जाइए पेज नंबर 3 में। पेज नंबर 3 में भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल यूपीएससी का रिजल्ट आया है। कनिष्क कटारिया हैज टॉप्ड दिस एग्जाम, सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। अब हम लोग इस पेज में ऐड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग पेज नंबर 5 में, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिलीफ फॉर नेशनल हेराल्ड एज सुप्रीम कोर्ट स्टेज एविक्शन, ठीक है। तो ये न्यूज़ एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, कांग्रेस से जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो एक पेपर का नाम लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, नेशनल हेराल्ड। हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इन 1938 टू एडवांस द फ्रीडम मूवमेंट। तो बस आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर जो है वो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1938 में शुरू किया था। किस काम के लिए शुरू किया था? टू एडवांस द फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा नेशनल हेराल्ड के बारे में। बाकी यहाँ पे नेशनल हेराल्ड के जो अभी ओनर्स हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी एंड मेनी अदर पीपल, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हम उसको स्किप कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये मत बोलिएगा कि आप लोग ये न्यूज़ समझाइए, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल हेराल्ड जो इंपॉर्टेंट था वो समझा दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे जो न्यूज़ है, ईडी हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ एनडीए सेज अहमद पटेल, ठीक है। तो यहाँ पे ये अहमद पटेल क्या बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन मेंशन्ड है, ईडी, दैट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं। इस समय ईडी डेली न्यूज़ में रह रहा है, तो सबसे पहले ईडी के बारे में देख लेते हैं। ईडी है क्या? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन विच इज मैंडेटेड विद द टास्क ऑफ एनफोर्सिंग प्रोविजंस ऑफ द 2 स्पेशल लॉज, ठीक है। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। मल्टी डिसिप्लिनरी इन द सेंस कि इसके अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो कोई आईपीएस है, कोई आईआरएस है, या अदर डिपार्टमेंट से आकर के लोग एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट में काम करते हैं। एंड इसके ये बेसिकली एनफोर्स करता है 2 स्पेशल लॉज। फर्स्ट वन इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999, फेमा, एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एनफोर्सेस विच 2 लॉज, तो आप लोग आंसर करिएगा फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999 एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002, ठीक है। इसका जो शुरुआत हुई थी 1956 में हुई थी
when it was formed as enforcement unit, ठीक है, and it was formed under Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, ठीक है। तो जब इनिशियली बना था 1956 में, it was named as enforcement unit. In 1957 it was renamed as enforcement directorate, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 1957 its name was changed to enforcement directorate. इसके करंट चेयरमैन कौन है? करंट चेयरमैन संजय कुमार मिश्रा है। अभी इसका डिपार्टमेंट कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, जब ये बना था तब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में था, लेकिन अभी जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ईडी के बारे में एसेंशियली जो दो चीजें हमको ध्यान रखनी है, वो दो लॉज, फेमा एंड पीएमएलए, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसके अलावा इसकी मिनिस्ट्री ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड इसके जो चेयरमैन है, अगर आप लोग वनडे टाइप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है संजय कुमार मिश्रा, ठीक है। तो ये हो गया ईडी के बारे में, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और कोई न्यूज़ नहीं थी। यहाँ पे एक ट्राइब का नाम मेंशन्ड है, कोन्याक। कोन्याक आर वन ऑफ द 16 नागा ट्राइब्स, ठीक है। तो कोन्याक ट्राइब ध्यान रखिएगा कि नागालैंड की है, एंड इट इज वन ऑफ द 16 नागा ट्राइब्स, एंड दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय अदर नागा ट्राइब्स बाय देयर पियर्स्ड ears एंड टैटूज विच दे हैव ऑल ओवर देयर फेसेस, हैंड, चेस्ट एंड नेक, ठीक है। तो इनके जो पूरे बॉडी में टैटूज होते हैं, इनके जरिए पहचाना जाता है कि कोन्याक्स हैं, ठीक है। एंड इट इज वन ऑफ द 16 नागा ट्राइब्स, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोन्याक्स के बारे में, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो एक न्यूज़ है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड, वेयर गवर्नमेंट इज डिफेंडिंग इट्स पोजीशन ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, एंड इलेक्शन कमीशन एंड अदर पिटिशनर्स आर सेइंग दैट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम हैज इंक्रीज्ड करप्शन इन पॉलिटिकल फंडिंग। तो कल उसको लेके आर्ग्यूमेंट पेश किए हैं प्रशांत भूषण जी ने, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, एंड अटॉर्नी जनरल हैज सेड दैट हिज स्पीच वाज मोर लाइक एन इलेक्शन स्पीच, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये न्यूज़, मतलब ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो मैंने आपको हिस्ट्री समझा दी इसकी। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ठीक है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है क्या, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये शुरुआत कब हुई थी। इट वाज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2017, एंड इसका एम क्या था? फॉर इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग, ठीक है। तो अनाउंस्ड इन बजट 2017, एम्ड एट इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग, एंड इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव सच यूनिक बॉन्ड्स फॉर इलेक्टोरल फंडिंग। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बॉन्ड कैसे हैं? दीज बॉन्ड्स आर बियरर इंस्ट्रूमेंट इन नेचर ऑफ प्रोमिसरी नोट एंड इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट है, एंड दे आर इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप इलेक्टोरल बॉन्ड किस मल्टीपल्स में खरीद सकते हैं? 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और ₹1 करोड़, ठीक है। और इसके लिए आपको नो योर कस्टमर नॉर्म्स को फुलफिल करना पड़ेगा, एज वेल एज यू हैव टू मेक पेमेंट फ्रॉम अ बैंक अकाउंट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में एक और चीज है कि इट विल नॉट कैरी द नेम ऑफ पेई, एंड ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर पेई का नाम होगा तो जो नई गवर्नमेंट आएगी, हो सकता है कि वो दूसरे पार्टी की आए और उन्होंने आपको पैसा ना दिया हो, तो दे कैन गो आफ्टर यू, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए इट विल नॉट कैरी द नेम ऑफ पेई, ठीक है। एंड जो भी बॉन्ड डिपॉजिट किया जाएगा टू इट्स अकाउंट शैल बी क्रेडिटेड ऑन द सेम डे। अगर आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड आ जाता है तो पॉलिटिकल पार्टीज को जो है फिर वो उसको अकाउंट में पैसा उसी दिन डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में। इट मे बी परचेज बाय ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन ध्यान रखिएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कैन बी परचेज्ड बाय ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। एंड जिस दिन से इलेक्टोरल बॉन्ड इशू होता है उस दिन से वो 15 दिन तक वैलिड होता है। इट इज वैलिड ओनली फॉर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने आज खरीदा और उसको 1 साल बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हैं। इट इज वैलिड ओनली फॉर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, ठीक है। एंड इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज ले सकती हैं? ओनली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज दैट हैव सिक्योर्ड नॉट लेस देन 1% ऑफ वोट्स पोल्ड इन लास्ट इलेक्शन ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, ठीक है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज उठूं और पॉलिटिकल पार्टी बना लूं और उसके बाद सोचूं कि मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। तो सिर्फ उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए जा सकते हैं, दोज हु हैव सिक्योर्ड नॉट लेस देन 1% ऑफ वोट्स पोल्ड इन द लास्ट इलेक्शन ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं पेज नंबर 6 में, जो कि एडिटोरियल से रिलेटेड है। सबसे पहला एडिटोरियल जो था वो था ब्रेक्जिट के ऊपर, कंट्री बिफोर पार्टी, ठीक है। एंड दिस इसका जो बैकग्राउंड है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। कल हमने एक न्यूज़ देखी थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज इंस्ट्रक्टेड
प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे टू सीक एन एक्सटेंशन ऑफ अप्रैल 12 डेडलाइन फॉर लिविंग द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो कल ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया था कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर शुड सीक एन एक्सटेंशन ऑफ अप्रैल 12 डेडलाइन। ठीक है, तो अब उसी को लेके एडिटोरियल लिखा गया था एंड एडिटोरियल हैज प्रेज्ड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे that she has done the right thing by putting country before party and started negotiation with opposition leader जेरेमी कॉर्बिन on Brexit। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वहाँ पे ब्रिटेन में जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है उसके ही बहुत सारे एमपीज जो हैं वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हैं एंड नाउ शी हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट नेगोशिएशन विद अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन सो दैट शी कैन हैव अ ब्रेग्जिट डील। ठीक है, तो ब्रेग्जिट डील के लिए ये सारा कुछ चल रहा है एंड जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है एंड जो अपोजिशन है उसके बीच में जो मेजर कंटेंशन है वो है कस्टम्स यूनियन को लेकर के। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है इट डज नॉट वांट टू स्टे इन द कस्टम्स यूनियन ऑफ यूरोपियन यूनियन व्हाइल द अपोजिशन पार्टी वांट्स टू स्टे इन कस्टम यूनियन ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसके जो मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो ये है। ठीक, एक और चीज जो एडिटोरियल ने हाईलाइट की है कि फॉर द लास्ट 3 years देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ क्यूज एंड कंफ्यूजन इन ब्रिटेन एंड दिस हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर अमंग द बिजनेस पीपल एंड द लोकल पीपल। ठीक है, तो इसको लेकर के ये ब्रेग्जिट को लेकर हमारा एडिटोरियल था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एज सच उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रेग्जिट है क्या। ब्रेग्जिट इज द एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। इसको लेकर रेफरेंडम हुआ था 2016 में, 23 जून 2016 को हुआ था जब ब्रिटेन ने डिसाइड किया था इट वुड लीव द यूरोपियन यूनियन। और उसके बाद 2017 में आर्टिकल 50 ऑफ लिस्बन ट्रीटी जो कि यूरोपियन यूनियन को लीव करने के लिए आर्टिकल इन्वोक किया जाता है वो लगाया था एंड ब्रिटेन वॉज सेट टू लीव द यूरोपियन यूनियन ऑन 29 ऑफ मार्च। लेकिन क्योंकि कोई डील हो नहीं पाई ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच में तो फिर उस डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया है अप्रैल 12 तक एंड नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट वांट्स टू एक्सटेंड दैट डेडलाइन फर्दर सो दैट दे कैन हैव अ डील फर्स्ट ऑफ ऑल विद इन देयर ओन कंट्री एंड देन विद द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी इसकी कहानी है ब्रेग्जिट की। अब यहाँ पे जो लीड आर्टिकल है दैट इज एन अप्रेजल ऑफ द मैनिफेस्टो ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो उन्होंने जो भी प्रोमिसेस किए हैं उसको ऑथर ने देखा है, अपने लिए सच इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पे। ठीक है, एंड ही होप्स दैट दिस मैनिफेस्टो ऑफ कांग्रेस विल हेल्प इन शेपिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड इट इकोज द टैगोर्स विजन ऑफ अ लैंड वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ठीक है, तो ये मतलब एसेंशियली जो है ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो को अप्रेज करता है कि उनको सही टाइम पे रियलाइजेशन हो गया है कि इंडिया को कैसे बचाया जाए। देखते हैं, अपने लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे दूसरा आर्टिकल है वो है प्राइवेसी इन द एज ऑफ सनशाइन लॉज। ठीक है, इसका टाइटल ये है प्राइवेसी इन द एज ऑफ सनशाइन लॉज। तो हम लोग डिस्कशन शुरू करें उससे पहले हम लोग देख लेते हैं सनशाइन लॉज क्या होते हैं। ठीक है, a law requiring certain proceedings of governmental agencies to be open or available to public। ठीक है, ऐसे लॉज जिनके अंदर जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है उसको बोले जाते हैं सनशाइन लॉज। ठीक है, तो अ सनशाइन लॉज एनी लॉ दैट रिक्वायर्स सर्टेन प्रोसीडिंग्स ऑफ गवर्नमेंटल एजेंसीज टू बी ओपन और अवेलेबल टू द पब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है और जो राइट टू प्राइवेसी है उसके बीच में एक टसल चल रही है विद इन जुडिशरी। ठीक है, उसको लेकर के ये आर्टिकल था। ठीक है, दिस आर्टिकल वाज एसेंशियली अबाउट वेदर जजेस शुड डिस्क्लोज देयर एसेट्स अंडर सेक्शन 8(1)(j) ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और नॉट। ठीक है, तो ये बेसिकली एसेंशियली इस आर्टिकल उसके ऊपर था। ठीक है, एंड ऑथर सेज दैट डिसीजन विद रिगार्ड टू दिस इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड इट हैज टू डिसाइड वेदर जजेस एज अदर पब्लिक सर्वेंट्स विल हैव टू डिस्क्लोज देयर एसेट्स टू द पब्लिक और सुप्रीम कोर्ट विल टेक द गार्ब ऑफ राइट टू प्राइवेसी ऑफ जजेस टू नॉट डिस्क्लोज एसेट्स। ठीक है, तो एसेंशियली केस क्या चल रहा है वो ये है कि जजेस को भी क्या अपने एसेट्स जस्ट एज पॉलिटिशियंस एंड पब्लिक सर्वेंट्स IAS IPS हैव टू डिस्क्लोज देयर एसेट्स सो जस्ट लाइक देम शुड जजेस आल्सो डिस्क्लोज देयर एसेट्स। ठीक है, तो इसको लेके केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में एंड अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा वेदर अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन जजेस शुड डिस्क्लोज देयर एसेट्स और सुप्रीम कोर्ट विल हाइड बिहाइंड द राइट टू प्राइवेसी आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो एंड ऑथर्स का कहना है कि इफ Supreme Court decides to hide behind the right to privacy argument then it will have impact on other public servants also। ठीक है, तो कैसे इम्पैक्ट होगा, क्योंकि बाकी लोग भी आकर के बोलेंगे कि क्योंकि जजेस भी पब्लिक सर्वेंट हैं एंड दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग देयर एसेट्स अंडर राइट टू प्राइवेसी, सो सिमिलर राइट टू प्राइवेसी इज अवेलेबल टू अस ऑल्सो। ठीक है, तो पॉलिटिशियंस या फिर उनके जो बच्चे हैं वो लोग भी बोलने लगेंगे कि कल को हम भी अपने एसेट्स को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, एंड इस तरह से जो ट्रांसपेरेंसी आई थी पूरे के पूरे इलेक्शन प्रोसेस में उसके ऊपर भी इम्पैक्ट होगा। ठीक है, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस एंड वी विल सी वेदर सुप्रीम कोर्ट्स
decide to be open or transparent to the public or they hide under the right to privacy act। ठीक है, तो इसको देख लेंगे हम लोग जब होगा, लेकिन ये आर्टिकल एसेंशियली अभी इसके बारे में था। ठीक है, जो दूसरा एडिटोरियल था वो था ए अरुमुघस्वामी कमेटी के ऊपर। ठीक है, वो बनाई गई थी जयललिता की डेथ को प्रूव करने के लिए। एंड रिसेंटली हाई कोर्ट ऑफ मद्रास हैज कॉशन्ड द कमीशन अगेंस्ट कास्टिंग एस्पर्सन्स ऑन डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स एंड अपोलो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के ऊपर जो रिसेंटली कुछ एक्विजिशंस लगाए थे उसको लेकर के हाई कोर्ट ऑफ मद्रास ने कॉशन किया है कि कमीशन शुड नॉट डू दैट। ठीक है, दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, ए अरुमुघस्वामी कमीशन was formed to probe the death of J. Jayalalitha. J. Jayalalitha was the former chief minister of Tamil Nadu। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे अरुमुघस्वामी कमेटी के बारे में। ठीक, अब जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग हुई है वो है फॉरेस्ट राइट एक्ट से रिलेटेड। एंड in Chhattisgarh, the Forest Rights Act potentially allows 7.4 million tribal and other traditional forest dwellers to claim land rights। ठीक है, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर जो 7.4 million ट्राइबल पीपल एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट dwellers कैन क्लेम देयर लैंड राइट्स। However, half of these claims have been rejected and the land siphoned off। ठीक है, तो जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर इन ट्राइबल्स को मिलना चाहिए था उनके क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। एंड दैट लैंड हैज बीन गिवन टू कॉर्पोरेट्स एंड इंडियन रेलवेज फॉर बिल्डिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो उनकी जो प्लाइट है उसको इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है। जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनका जो प्लाइट है उसको इस एक ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है। हम लोग देख लेते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में। ठीक है, कि ये क्या है। द लेजिस्लेशन वॉज पास्ड इन दिसंबर 2006। ये एक्ट कब आया था? 2006 में आया था। ठीक है, एंड ये किससे रिलेटेड है? द एक्ट ग्रांट्स लीगल रिकॉग्निशन टू द राइट्स ऑफ ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज पार्शियली करेक्टिंग द इनजस्टिस कॉज्ड बाय द फॉरेस्ट लॉज। ठीक है, तो ये एक तरह से राइट्स देता है ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज को ये एक्ट, कि वो लोग अपने जो भी वहाँ पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, उसको कलेक्ट कर सकें और उसको बेच सकें। दे कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर कौन कौन से राइट्स मिलते हैं, तो सबसे पहला है टाइटल राइट्स। ठीक है, ओनरशिप टू लैंड दैट इज बीइंग फार्म्ड बाय ट्राइबल्स और फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ठीक है, तो टाइटल राइट मिलता है। दूसरा यूज राइट्स मिलते हैं टू यूज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तीसरा रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स मिलते हैं टू रिहेबिलिटेशन इन केस ऑफ इलीगल एविक्शन और फोर्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एंड इसके अलावा फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स मिलते हैं टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे 4 तरह के राइट्स हैं जो आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर मिलते हैं। सबसे पहला टाइटल राइट, दूसरा है यूज राइट, फिर है रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट एंड चौथा है फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में। एंड इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? द एलिजिबिलिटी इज दोज हु प्राइमरली रिसाइड इन फॉरेस्ट एंड हु डिपेंड ऑन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लैंड फॉर अ लाइवलीहुड। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ऐसे लोग जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं या फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड के लिए, उनको इसके अंदर राइट्स दिया जाएगा। एंड इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि द क्लेमेंट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल्ड इन दैट एरिया। ठीक है, तो ही शुड बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल्ड इन दैट एरिया एंड मस्ट हैव बीन रिसाइडिंग इन द फॉरेस्ट फॉर 75 ईयर्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक हार्श कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 3 कंडीशन एसेंशियली हैं एलिजिबिलिटी के लिए। सबसे पहले कि आपको जंगल यू शुड हैव बी प्राइमरली रेसिडेंट ऑफ फॉरेस्ट। सेकंड इज यू शुड बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल्ड इन दैट एरिया एंड थर्ड वन इज दैट यू हैव बीन रिसाइडिंग इन द फॉरेस्ट फॉर 75 ईयर्स। ठीक है, तो इसके अलावा राइट्स हमने देख लिए कौन कौन से राइट्स मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा टाइटल राइट्स, यूज राइट्स, रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आ जाइए पेज नंबर 8 पे। यहाँ पे अभी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यस, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन से रिलेटेड दैट इलेक्शन कमीशन इज एयर्ड बाय हिज रिमार्क्स दैट ही हैज वायलेटेड द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो अभी जब तक इलेक्शन चलेगा तब तक हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बहुत कुछ सुनते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या। Model Code of Conduct are guidelines issued by the Election Commission of India for conduct of political parties and candidates during election। ठीक है, तो इलेक्शन के टाइम पे कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को कैसे कंडक्ट करें, इसको लेके जो कोड बनाया गया है उसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसका एम क्या है? टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है, तो इसका एम है टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक, तो और ये कब फोर्स में आता है? एज सून एज द इलेक्शन शेड्यूल इज अनाउंस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इनटू फोर्स। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन की डेट अनाउंस करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इनटू फोर्स एंड इट रिमेन्स इन फोर्स टिल द एंड ऑफ द इलेक्टोरल
प्रोसेस, ठीक है। तो ये कब तक चलता है, जब तक कि इलेक्टोरल प्रोसेस यानी काउंटिंग रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो जाता, तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में रहता है, ठीक है। एंड इसका जो एवोल्यूशन है वो देख सकते हैं हम लोग कि 1971 फिफ्थ इलेक्शन के टाइम से हुआ, और उसके बाद ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ने उसके ऊपर कंसेंसस बनाया कि वी विल फॉलो दिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। लॉ मतलब इसके लिए आप किसी को कोर्ट नहीं ले जा सकते या कोर्ट के लिए पनिशमेंट नहीं दिए जा सकती, ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट करने के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं इंडियन पेनल कोड एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कि अगर आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट करते हो तो उन आर्टिकल्स में आपको पनिश किया जा सकता है। लेकिन मॉडल और कोड ऑफ कंडक्ट अगर आपसे पूछा जाए यूपीएससी में कि वेदर इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो नो, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। एंड इलेक्शन कमीशन ने बोला कि ऐसा क्यों नहीं किया जाना चाहिए कि ये लीगल इन्फोर्सेबल हो, क्योंकि बिकॉज इलेक्शंस आर हेल्ड इन अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम, अराउंड 45 days, ठीक है, एंड जुडिशियल proceeding typically take longer time, therefore it is not feasible to make it enforceable by law। तो लेकिन बहुत सारे लोगों ने डिमांड की है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। तो इसको लेकर के एक डिबेट है, वो अपन बाद में देख सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। एंड यहाँ पे इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। गवर्नमेंट बॉडीज आर नॉट टू पार्टिसिपेट इन एनी न्यू रिक्रूटमेंट, कोई नई भर्ती नहीं की जाएगी, ठीक है। न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस, ठीक है। एंड कोई भी जो है मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज दे विल नॉट होल्ड रोड शो टू डिस्टर्ब देयर राइवल्स, ठीक है। जानबूझ करके आमने सामने आकर के लड़ाई की स्थिति नहीं क्रिएट की जाएगी। कैंडिडेट्स विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट लिक्विड टू वोटर्स, ठीक है। तो ऐसे जो कोड्स हैं वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ जो नॉर्मल से प्रोसीजर्स फॉलो किए जाने चाहिए वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। अब यहाँ पे और कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इलेक्शन 2019 से रिलेटेड न्यूज़ है, सो वी कैन स्किप इट। अब आ जाते हैं हम लोग इंटरनेशनल पेज पे। एंड डेविड मालपास, अ सीनियर यूएस ट्रेजरी ऑफिशियल इन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन, हैज बीन अपॉइंटेड एज वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, ठीक है। ही हैज बीन नेम्ड एज वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, ठीक है, डेविड मालपास, ठीक। अब हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक है क्या। वर्ल्ड बैंक इज वन ऑफ द 5 इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड एट ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1944, ठीक है। तो जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से एक जो है वो है वर्ल्ड बैंक। देयर आर 5 सच इंस्टीट्यूशंस। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा विच आर अदर 4 ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के बारे में। इसका काम क्या है? वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स लोन्स टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर कैपिटल प्रोग्राम्स, ठीक है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या लोन से रिलेटेड जो भी होता है वो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, वो भी लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन वो दूसरे कामों के लिए प्रोवाइड करता है। डेवलपमेंट पर्पजेस के लिए जो भी लोन्स लिए जाते हैं वो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके 2 मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं। पहला है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड सेकंड वन इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, IBRD एंड IDA। दीज आर द 2 इंस्टीट्यूशंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। इसका फॉर्मेशन जो है वो जुलाई 1944 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। मोटो क्या है? वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ठीक। तो मोटो क्या है वर्ल्ड बैंक का? वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। मेंबरशिप 189 countries are member of IBRD and 173 countries are member of IDA, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में, ठीक। तो ये हो गया वर्ल्ड बैंक के बारे में। इसके अलावा यहाँ पे कोई और इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग बिजनेस पेज पे। बिजनेस पेज पे एज सच ये लक्ष्मी विलास फाइंड्स अ न्यू होम इन इंडिया बुल्स, दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस एज एन UPSC एस्पिरेंट। तो यहाँ पे हम लोग केशव मुरुगेश हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नास्कॉम चेयरमैन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नास्कॉम के बारे में देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ठीक है। तो नास्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ठीक है। इट इज अ ट्रेड एसोसिएशन ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री। तो ये किसका ट्रेड एसोसिएशन है? IT इंडस्ट्री का, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड BPOs, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री का ये ट्रेड एसोसिएशन है। कब बना था? इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1988, ठीक है। तो नास्कॉम कब बना था? ध्यान रखिएगा, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1988 एंड इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसके अभी कौन बनाया गया है चेयरमैन? केशव मुरुगेश, ठीक है। ध्यान रखिएगा केशव मुरुगेश हैज बीन अपॉइंटेड एज नास्कॉम चेयरमैन, ठीक।